साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज भारत के विख्यात साहित्यकार, विख्यात विद्वान, विख्यात महाकवि, विख्यात लेखक, विख्यात रचनाकार प्रोफेसर जयमंत मिश्र की कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि, इस विषय को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। प्रोफेसर जयमंत मिश्र भारत के अद्वितीय विद्वान के रूप में विख्यात रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष अभी चल रहा है। 100 वर्ष के वो पूरे कर लिए हैं। यद्यपि वो इस पार्थिव शरीर से इस धरा पर, इस वसुधा पर नहीं हैं, लेकिन उनकी जो कृतियां हैं, उनके जो कार्य हैं, वो उनकी जो खुशबू है कार्यों की, उनकी रचनाओं की, उनके महाकाव्यों की, वो खुशबू सर्वत्र विराजमान है। और यशः शरीरे भव में दयालु जो बात कही जाती है, जो कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा है कि यशः शरीरे भव में दयालु, जो दिलीप और सिंह संवाद के प्रसंग में आता है रघुवंश महाकाव्य में, उसी क्रम में मैं इन्हें भी देख रहा हूँ कि किस प्रकार के वैदुष्य से भरे हुए प्रोफेसर जयमंत मिश्र, जिनका जन्म 15 अक्टूबर अपने गांव जो था, उनका गांव, उस गांव हरिपुर मजरही में उनका जन्म हुआ था, जो मधुबनी जिले में पड़ता है। और बिहार का यह बहुत बड़ा गांव है, प्रसिद्ध गांव है। 14 मोहल्लों में यह विभाजित है। और ऐसे ब्राह्मणों के भूसुर व्याप्त उस गांव में इनका जन्म 15 अक्टूबर 1925 को इनका जन्म हुआ। और ये शताब्दी उनका वर्ष चल रहा है। और ऐसे महान साहित्यकार, ऐसे वैदुष्य से भरे पंडित प्रोफेसर जयमंत मिश्र की कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि, इस विषय को लेकर मैं आज प्रस्तुत हूँ। उनकी शताब्दी वर्ष के रूप में मैं उन्हें यह व्याख्यान उनको समर्पित करता हूँ, कोटिशः श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। ऐसे गुरुकल्प जो प्रोफेसर जयमंत मिश्र हैं, उनके विषय में जितना कुछ कहें वह कम है। जैसा कि बताया था कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1925 को जो बिहार के का जो प्रसिद्ध मधुबनी जिला है, उस जिले के हरिपुर मजरही में इनका जन्म हुआ था। और इस गांव से मेरा साक्षात संबंध इस दृष्टि से भी है कि इसी गांव में इसी गांव की मेरी दादी और मेरी नानी दोनों इस गांव की थी। इसलिए इस धरा से, इस भूमि से, इस भूभाग से विशेष रूप से प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी के गांव से विशेष आकर्षण है मेरे लिए। और जो पुरी के जो शंकराचार्य हैं, वो भी इसी गांव से संबंध रखते हैं, इसी गांव में उनका भी जन्म हुआ। तो एतदर्थ ये तीर्थ रूप में मैं इस गांव को देखता हूं। तो उनका जन्म 1925 में हुआ। और उनके पिता पंडित सर्वनारायण झा थे। और उनके घर में, पंडित सर्वनारायण झा के घर में एक बालक का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1925 में। लेकिन देखते देखते वह किस प्रकार से वटवृक्ष बन जाता है वह बालक, उसी की यात्रा मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि किस प्रकार से वो अपने जीवन में आते हैं और वहाँ से उठते हुए किस प्रकार से आगे बढ़े। उनकी शिक्षा, उन्होंने बीए की और एमए
उन्होंने स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने एमए संस्कृत में की और स्वर्ण पदक के साथ गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडलिस्ट थे वो एमए में। फिर पीएचडी की। उन्होंने शास्त्रीय साहित्याचार्य, व्याकरण शास्त्री अलग से किया उन्होंने, और व्याकरणाचार्य का विशेष उन्होंने उपाधि से विभूषित हुए। व्याकरणाचार्य भी थे, साहित्य के आचार्य भी थे, मर्मज्ञ थे, और बिना व्याकरण से वाक शुद्धि नहीं होती है। जीवनम शोभते नो व्याकरणम बिना, तो व्याकरण के बिना जीवन सुशोभित नहीं होता विद्वानों का जीवन। इसलिए इस दृष्टि से वे साहित्य के साथ साथ व्याकरण के भी आचार्य थे, आचार्य द्वय थे। और उसके बाद मैथिली के भी बहुत बड़े विद्वान थे। संस्कृत मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार के रूप में पंडित प्रोफेसर जयमंत मिश्र का नाम लेकर हमें आनंदानुभूति होती है। मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ उनका नाम स्मरण करके, क्योंकि ऐसे वैदुष्य, ऐसे विद्वान धरा पर बहुत कम आते हैं। और जन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर, चूँकि संपूर्ण वर्ष 1925 उनके यह नाम से शताब्दी के रूप में लोग अपने अपने ढंग से मनाएंगे, लेकिन मैं व्याख्यान के द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन उनके लिए मैं दे रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। और व्याख्यान के माध्यम से इनकी जो यात्रा थी, मैथिली साहित्य के भी ये अत्यंत विद्वान थे। मैथिली साहित्य में इनकी अपनी पकड़ थी। मैथिली साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम था और संस्कृत मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और कविता संग्रह इनका एक है, जो कविता कुसुमांजलि पर इन्हें 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें मैथिली साहित्य में। तो और 1980 से 1985 तक वे कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है दरभंगा में, बिहार में, वहाँ एक कुलपति के पद पर आसीन हुए और 80 से 85 तक 5 वर्षों तक ये वहाँ के कुलपति रहे। यशस्वी कुलपति के रूप में वे विराजमान थे वहाँ। और प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध लेखक, समीक्षक, संपादक, इनके कई रूपों को मैंने देखने को मुझे मिला है। तो प्रोफेसर जयमंत मिश्र एक साहित्यकार के रूप में किस प्रकार से हैं, इसलिए आज का व्याख्यान का विषय ही है प्रोफेसर पंडित जयमंत मिश्र की कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि। तो डॉक्टर जयमंत मिश्र एक अत्यंत प्रसिद्ध संस्कृत जगत के विद्वान के रूप में माने जाते हैं। मैथिली साहित्य में इनका पूरा अधिकार था। नेपाली में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभाशाली, प्रतिभा के से संपन्न प्रोफेसर डॉक्टर जयमंत मिश्र का नाम सर्वोपरि आता है। और 1952 से लेकर 1985 तक बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में ये व्याख्याता के पद पर आए। उस समय व्याख्याता का नाम था, व्याख्याता बने रीडर, जिसे उपाचार्य कहते हैं। वरीय विश्वविद्यालय के आचार्य और अध्यक्ष भी रहे। मुजफ्फरपुर जो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अपने समय में रहा है। तो वहाँ ये 1952 से लेकर के 1985 तक ये विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में इनकी नियुक्ति होती है। लेक्चरर हुए, रीडर हुए, फिर सीनियर प्रोफेसर और अध्यक्ष भी बने, हेड एंड प्रोफेसर रहे। और इनका नाम सर्वत्र प्रतिष्ठा से बड़ा ही आदरपूर्वक इनका नाम आज भी लिया जाता है। जब भी कोई इनका नाम स्मरण करता है तो प्रोफेसर डॉक्टर जयमंत मिश्र का नाम बहुत ही श्रद्धा से, आदर से इनका नाम लिया जाता है। और इसी बीच उन्होंने 1963 में 1963 में
63 से लेकर सितंबर 69 तक 69 तक तथा जून 72 से लेकर के जून 75 तक वे भारतीय सहयोग मिशन के आधार के तहत भारतीय सहयोग मिशन के तहत काठमांडू जो नेपाल में है बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय है, उसमें भी ये प्रोफेसर रहे। वो केवल भारत में ही नहीं रहे बल्कि नेपाल में भी ये प्रोफेसर के पद पर विराजमान थे। और इन्होंने भारतीय सहयोग मिशन काठमांडू नेपाल जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैसा कि मैं बताया बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये प्रोफेसर भी रहे इस अलग अलग कालखंडों में, जिसका कि बताया था कि जून 63 से सितंबर 69 तक, फिर जून 72 से लेकर के 75 तक भारतीय सहयोग मिशन जो था उसके तहत काठमांडू नेपाल में वे त्रिभुवन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और इन्होंने कविता कुसुमांजलि इनकी कृतियों पर यदि दृष्टिपात करें तो विशाल इनका साहित्य भंडार है। जिन्होंने इनकी रचना जिनके ये रचयिता थे, जिनके ये लेखक रहे हैं, तो इनके कृतियों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ कि क्या क्या इनकी कृतियाँ हैं। एक नहीं है, अनेक हैं। कविता कुसुमांजलि, सारस्वत कुसुमांजलि, प्रबंध कुसुमांजलि, आर्या पंचशती और महामानव चंपू। ये चंपू काव्य का प्रचलन अब कम हो गया है, लेकिन इन्होंने चंपू काव्य की भी रचना की। चंपू काव्य के रूप में नल दमयंती चंपू और जो चंपू रामायण, ये दो बड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं, नल दमयंती और चंपू रामायण। उसके बाद महामानव चंपू जो है इनका महाकाव्य के रूप में विराजमान है। यह इसे हम चंपू काव्य कहेंगे। चंपू की चूंकि विधा अलग होती है काव्यों से और महाकाव्य से, कहते हैं कि गद्य पद्य मिश्रितम चंपू, गद्य और पद्य जहाँ मिश्रित होते हैं ऐसे ग्रंथ को चंपू ग्रंथ कहते हैं। तो महामानव चंपू नाम से इन्होंने रचना की और कई बार इनसे मेरी बात होती रहती है, इस प्रसंग में भी बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बताया था कि महामानव चंपू मेरा काव्य है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से महामानव चंपू उनका एक काव्य के रूप में, चंपू काव्य के रूप में भी विख्यात है। युगल श्री गीतिमाला भी इनका है। श्री कृष्ण चरित महाकाव्य है। 5-6 महाकाव्यों है इनके देखने को मिलता है कि श्री कृष्ण चरित महाकाव्य ये संस्कृत में है। श्री ध्रुव चरित महाकाव्यम, श्री देवयानी चरित महाकाव्यम। इसका मतलब यह हुआ कि देवयानी जो के चरित्र को भी इन्होंने स्पर्श किया, जो शर्मिष्ठा और ये दोनों जो किस प्रकार से सौतन के रूप में थी। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री रही हैं। ये महाभारत और पुराणों के ये पात्र हैं। तो देवयानी का जो चरित्र है अत्यंत उज्ज्वल चरित्र है देवयानी का। शर्मिष्ठा यद्यपि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, शर्मिष्ठा को अत्यंत सम्मान मिला उनके पति से, यह अलग बात है, लेकिन देवयानी का बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो उसमें देवयानी चरित महाकाव्य देखने योग्य है। उसे अध्ययन कर एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। इनके काव्य लिखने का जो ढंग है, भाषा शैली अत्यंत अपूर्व, प्रवाहमयी और विविध अलंकारों से और छंदों से परिपूर्ण इनके महाकाव्य हैं। श्री चैतन्य चरित महाकाव्य और कालिंदी परिणय महाकाव्य, उसके बाद श्री सीता चरित महाकाव्य। इन्होंने सीता के ऊपर, चूँकि जगत जननी सीता के जन्मभूमि पर इनका उसी स्थान पर मिथिला में इनका जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक था कि इसके सीता चरित के ऊपर में लिखना इनका स्वाभाविक था। तो उन्होंने प्रोफेसर जयमंत मिश्र की जो रचना है, उन रचनाओं में सीता चरित महाकाव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता चरित और सीता के ऊपर उन्होंने सीता के जो के चरित्रों पर बहुत सारे लोगों के महाकाव्य मिलते हैं। तो इनका भी सीता चरित है महाकाव्य प्रोफेसर जयमंत मिश्र का। और चूँकि मिथिला में इनका जन्म हुआ था,
तो इन स्वाभाविक था कि ये सीता के ऊपर इनकी कलम चलती और कलम उठी और सीता के चरित्र को इतना इनको पढ़ करके इस काव्य को विह्वल करता है पाठक को, और विशेष रूप से सीता किस प्रकार से मिथिला में उद्भूत हुई, जनक के कुल में आई, और किस प्रकार से वेदवती अपना रूप दूसरे जन्म में, जैसा कि शाप वचन में रावण को कहा था कि मैं ही आऊँगी मिथिला में, एक ऋषि कुल में आऊँगी, एक तपस्वी के कुल में आऊँगी, महामना के कुल में आऊँगी। तो किस प्रकार से उन्होंने दर्द और पीड़ाएं सही हैं सीता ने। सीता के अति विपत्ति विशाला, ये तुलसी भी इस तरह से लिख रहे हैं, सीता चरितं महत, आदि कवि वाल्मीकि भी लिखते हैं कि सीता का चरित्र जो है अत्यंत विलक्षण है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने, प्रोफेसर जयमंत मिश्र ने इन पर भी अपनी कलम उठाई और सीता चरित महाकाव्य लिखकर ये मिथिला में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने एक प्रतिष्ठा पाई। और संस्कृत व्याकरणोदय है इनका। एक और महाकाव्य है इनका जो बहुत ही प्रसिद्ध है, श्री मदालसा चरित महाकाव्य। मदालसा भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी इन्होंने लिखा है, महिलाओं की पीड़ाओं को, महिलाओं की समस्याओं को और ऐतिहासिक पात्रों को ढूंढ करके लिखा है। जैसा कि पहले बताया देवयानी चरित महाकाव्य है, उसी तर्ज पर श्री और मदालसा चरित महाकाव्य भी है। मदालसा भी महाभारत की कथा की एक आदर्श नारी के रूप में है, उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा। और संस्कृत व्याकरणोदय एक ग्रंथ है, उसके बाद निबंध कुसुमांजलि है और मदालसा चरित महाकाव्य है। उसके बाद हिंदी में भी इन्होंने विविध भाषाओं में लिखी, विविध भाषाओं में अपने ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें मैथिली में भी जो साहित्य पुरस्कार मिल चुका है इनको, और मैथिली साहित्य में भी इन्होंने इनका जो पुरस्कार मिला था वह मैथिली साहित्य पर मिला। और संस्कृत के कई महाकाव्य, कई रचनाएं की। उसके बाद इन्होंने हिंदी महाकाव्य को, हिंदी काव्यों पर भी अपना वैदुष्य दिखाया, अपना पांडित्य प्रदर्शित किया इन्होंने लिख करके। और काव्यात्म मीमांसा इनकी हिंदी में है, काव्य स्वरूप मीमांसा है, अलंकार प्रकाश भी है, अलंकारों के ऊपर सुंदर ढंग से छात्रोपयोगी यह पुस्तक है। और मैथिली नाटक पर संस्कृत का प्रभाव, यह भी पुस्तक है उनका। तो इनके महाकाव्यों पर यदि दृष्टि डालते हैं तो ध्रुव चरित्र, ये ध्रुव भी भागवत पुराण के पात्र हैं और ध्रुव का चरित्र अत्यंत उज्ज्वल था, किसी से छुपा हुआ नहीं था। किस प्रकार से इन्होंने, इनके माता ने, इनकी जो विमाता थी, जो उन्होंने उसको उतार दिया अपने पिता के गोद से। और साथ साथ सुरुचि और सुनीति दो माताएं थी, तो इनकी अपनी माता ने कहा कि तुम्हें यदि ये तो पिता के गोद हैं, यदि तुम चाहो तो तुम परमात्मा के गोद में जाकर के बैठ सकते हो। और इनकी सौतेली माँ ने ही, विमाता ने ही उनको एक नई हाथ पकड़ के उतार देती है उसकी माता विमाता, और वही ध्रुव को आगे लेकर के जाता है। तो बालक ध्रुव चरित में अद्भुत इनका महाकाव्य है, अद्भुत महाकाव्य है। तो इनके अधिकतर महाभारत और पुराण के जो पात्र सम हैं उन पात्रों को लेकर के इन्होंने लिखा। चैतन्य महाकाव्य भी इन्होंने चैतन्य चरित महाकाव्य लिखा। संस्कृत व्याकरणोदय लिखा, चूँकि ये साहित्य के साथ साथ व्याकरण के भी आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और भारत में ही नहीं, नेपाल में भी इन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाया। जैसा कि बताया था कि 1963 सितंबर से 69 तक, जून 72 से 75 तक भारतीय सहयोग मिशन काठमांडू के माध्यम से काठमांडू नेपाल में जो है त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वहाँ इन्होंने प्रोफेसर के पद पर भी रहे। तो कविता कुसुमांजलि पर भी इन्होंने मैथिली में साहित्य लिख करके इन्होंने प्रातिष्ठ्य को हासिल किया, प्रतिष्ठा पाई। और
अलंकार प्रकाश, मैथिली नाटक पर संस्कृत का प्रभाव, इस प्रकार से अनेक पुस्तकों का दर्शन आपको होगा इनके प्रोफेसर जयमंत मिश्र के। और शोधात्मक प्रबंध भी बहुत हैं, शोध के परक संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी तथा नेपाली में लिखित सार्ध शताधिक शोधात्मक प्रबंध संग्रह इनके हैं। और संपादन भी बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत सारे काव्यों का प्रकाशन भी किया और बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाश उन्होंने एडिट किया। और प्रकाशन संपादन में पुष्प चिंतामणि पुस्तक है, अभिलेख गीतमाला है, उसके बाद शैव सर्वस्व सार हैं, विभक्त्यर्थ प्रकाशिका का भी उन्होंने संपादन किया, जो व्याकरण का यह ग्रंथ था। अधिकरण कौमुदी हैं, संस्कृत गद्य संग्रह का भी इन्होंने संपादन किया, संस्कृत लघु कथा संग्रह का आदि का भी इन्होंने संपादन किया। एक और बात बता दूं कि ये ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जो बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है, जिसके बड़े 1922 में बड़े प्रतिष्ठित जो उस दौर के विद्वान थे मिथिला के और वहाँ के वाइस चांसलर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर गंगानाथ झा, जहाँ 1922 में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस जो हैं उसके प्रेसिडेंट थे। और ये भी ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और उसमें जो अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन जो है उसमें इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और गौरवान्वित लोग होते हैं इनके नाम के पुरस्कार को लेकर। तो ये भारतवर्ष में विख्यात लेखक, समीक्षक और महाकवि के रूप में, एक अच्छे संपादक के रूप में ये सिद्ध हुए हैं। और इनको कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। पुरस्कार एक नहीं हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं और कालिदास पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। संस्कृत रत्न सम्मान, बाणभट्ट पुरस्कार भी मिल चुका है, व्यास सम्मान भी मिल चुका है विविध स्थानों से, विविध संस्थाओं से। और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा जो दिल्ली में है, जो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, महामहोपाध्याय सम्मान वहाँ से मिला है इनको। और इनके बहुत सारे, जिस दृष्टि से देखेंगे एक महाकवि के रूप में, तो अलग अलग महाकाव्यों पर इन्होंने विस्तार से लिखा है। और इतने बड़े वैयाकरण थे। मेरा तो सौभाग्य रहा है, मैं इनका सीधा छात्र नहीं कभी रहा, लेकिन प्रकारांतर से ये मेरे गुरुकल्प मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि मेरी जो बहुत सारी रचनाओं में जो सबसे मेरी प्रथम रचना जो व्याकरण दर्शन के अनुपम ग्रंथ जो भर्तृहरि का है, वाक्यपदीय का ग्रंथ, तो वाक्यपदीय ब्रह्मकांड का जो पर आधारित मेरा जो ग्रंथ है, मेरी जो प्रथम पुस्तक है, उसका इन्होंने पूर्ववाक लिखा था, फोरवोर्ड लिख करके भेजा। मैंने इनसे आग्रह किया, आश्चर्य होगा कि आप लोगों को बंधुओं कि मैंने कभी इन्हें जा करके साक्षात्कार करके नहीं कहा, मैंने एकमात्र पत्र लिख करके इन्हें आग्रह किया था कि मेरी पुस्तक पर कृपा करके आप अपने फॉरवर्ड लिखिए, अपना पूर्ववाक लिखिए, आशीर्वचन लिख दीजिए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और पत्र भेजा। एक पत्र तो मैथिली भाषा में लिखा उन्होंने कि मैं अवश्य लिखूंगा। और ये भी उन्होंने कहा कि आपका जो यह ग्रंथ है, शब्द ब्रह्म मीमांसा नामक जो ग्रंथ लिख रहे हैं आप, इस ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ लिखने वाले आजकल ऐसे विषय पर काम करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने मुझे पत्र के माध्यम से बताया, उन्होंने मेरा उत्साह वर्धन किया था, वो आज भी मुझे स्मरण है, आज भी मुझे सब कुछ याद है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जयमंत मिश्र जो थे वो दरभंगा में, जैसा कि बताया था कि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके कुलपति रह चुके हैं और बहुत ही यशस्वी रहे हैं, 80 से 85 तक रहे हैं। और एक दिन और इनके साथ एक घटना
मेरे साथ एक चर्चा की, अनुपम चर्चा हुई थी। ये इनके घर पर मैं जब समर वेकेशन होता था और ग्रीष्मावकाश के समय में अपनी माँ से और अपने पिताश्री से मिलने जब जाता था, उसी क्रम में, चूँकि दरभंगा में ही मेरा ससुराल है, इसलिए मैं उस प्रसंग में विशेष रूप से इनसे मिलने का एक उत्साह मुझे उत्साहित करता रहता था और मैं इनसे मिला करता था। एक दिन की तो अपूर्व घटना हुई, क्योंकि इनके जब रेजिडेंस पर मैं गया, जो दरभंगा में इनका अपना निवास स्थान है, वहाँ गया तो बड़े ही प्रसन्न होते थे देख करके। प्रोफेसर जयमंत बाबू ने कहा कि आइए बैठिए, और आते ही हम दोनों बैठ ही रहे हैं कि उन्होंने एक प्रश्न किया और कहा कि सर्वम शब्देन भासते कैसे हो सकता है। अब ये व्याकरण दर्शन का, चूँकि उनको पता था कि वाक्य पदीय के पर मेरा काफ़ी काम है, 2 पुस्तकें तो प्रकाशित हो चुकी है मेरी। एक तो जिन्होंने प्रथम पुस्तक जो शब्द ब्रह्म मीमांसा का, इन्होंने ही पूर्ववाक लिख करके भेजा, और उस पुस्तक का, और मेरा भाग्य कितना अच्छा था कि उस पुस्तक का जब विमोचन हुआ बनारस में 2004 में, जिनको पूरा पूर्ववाक लिखा प्रोफेसर मिश्र जी ने, तो उस पुस्तक का जो विमोचन हुआ, वो विद्या निवास मिश्र जो बहुत बड़े निबंधकार, ललित निबंध से प्रसिद्ध हैं, जिनका निबंध हमने बीए में भी पढ़ा था, अमरकंटक की सालती स्मृति, तो उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन उनके हाथ हुआ। तो दोनों अद्वितीय विद्वान थे, ये विद्या निवास मिश्र जी, और दोनों मिश्र थे, मिश्रद्वय ने, एक ने तो पूर्ववाक लिखी और दूसरे ने इसका विमोचन किया। ये 2004 बनारस की बात है। ये बनारस के जो संस्कृत विश्वविद्यालय जो अत्यंत प्रतिष्ठित है, उस विश्वविद्यालय में मेरा उस पुस्तक का ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के मध्य ही हुआ था, जिसके साक्षी, जिस पुस्तक के साक्षी पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी थे, जो भारत के अद्वितीय विद्वान हैं और 250 से पुस्तक अधिक लिख चुके हैं। आज मैं विशेष रूप से प्रोफेसर जयमंत मिश्र के विषय में इसलिए बोलने के लिए उपस्थित हूँ क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, 100 वर्ष हो चुके हैं, और इसलिए उनके ऊपर विशेष रूप से मैं लिख रहा हूँ कि उनके साथ जो मेरा व्यक्तिगत जो साहित्यिक संबंध रहा है, जो ग्रंथ, जो साहित्य से संबंधित उनका संबंध रहा है, तो उन्होंने जाते ही मेरे साथ बात हुई। उन्होंने एक प्रश्न किया कि सर्वम शब्देन भासते, उन्होंने जाते ही कहा कि आप बताइए कि सर्वम शब्देन भासते कैसे हो सकता है, सब कुछ शब्द से ही कैसे उद्भासित हो सकता है, और तो क्या जो बोल नहीं सकते हैं, जो जन्म से ही नहीं बोल सकते, जो गूंगे हैं, तो क्या वो अपनी बात प्रकट नहीं कर सकते हैं? तो करते यदि हैं तो फिर वो शब्द से तो नहीं करते। तो ये सर्वम शब्देन भासते जो उन्होंने कहा है भर्तृहरि ने, तो मेरे से कहा कि आप ये बताइए डॉक्टर झा, आप जब इस तरह से लिख रहे हैं, मैंने कहा मैं तो नहीं लिख रहा हूँ गुरुदेव, ये तो भर्तृहरि कहते हैं सर्वम शब्देन भासते, और वो न सोस्ति प्रत्ययो लोके, पूरा मैं कारिका पूरी बता देता हूँ। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दाद गुमादृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सब कुछ शब्दों से ही उद्भासित होता है। फिर मुझे याद है कि 1.5 घंटों तक वो तो इतना कह करके चुप हो गए, और उसके बाद मैं उसी पर 1.5 घंटों तक मैं उन्हें बताता रहा कि इस तरह से है। गूंगे भी बोलते हैं, गूंगे जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो जन्म से ही होते हैं, वे भी अपनी बात प्रकट करते हैं और शब्द का ही सहारा लेते हैं। तो देयर इज नो वे आउट, शब्द के बिना आप बाहर जा ही नहीं सकते। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, ये वेद मंत्र भी कहता है। तब मैंने उनको कहा कि जब गूंगे बोलते हैं तो 4 प्रकार की जो वाणी है उनके साथ चर्चा हो रही थी, और परा पश्यंती मध्यमा वैखरी की चर्चा होती है। यद्यपि त्रय्या वाचा परम पदम कहकर के भर्तृहरि ने कहा है, तो
इस प्रकार से जो वाणी है वैखरी वाणी, वही वैखरी वाणी प्रत्येक मनुष्य के अंग प्रत्यंग में उतर जाती है। तो अंग प्रत्यंगेषु अवतरति, मैंने उनको कहा कि वही वैखरी वाणी अंग प्रत्यंगों में उतरती है। फिर उंगलियां चलने लगती हैं, इशारा करते हैं, लोग भावों पर आ जाती हैं, उससे इशारा करते हैं और सर्वांग पर वह पसर जाती है वैखरी वाणी। इसीलिए हे गुरुदेव, हे गुरुवर, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं जो भर्तृहरि ने कहा है। भर्तृहरि ने सटीक और बिल्कुल साधना में लिखा है। और वो मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट आज भी मुझे, मुस्कुराते हुए आज भी मुझे उनकी शक्ल, मेरे पूरे उनकी तस्वीर मेरे ऊपर, उनके मेरे मानस पटल पर आ जाती है। और वो मुस्कुराते रहे और फिर मैं 1.5 घंटों तक इस विषय में मैं बोलता रहा। मैं बताया कि ये कैसे वाणी जो है, यही वैखरी वाणी अंग प्रत्यंगों में उतरती है और फिर वो इशारों से गूंगे कहते हैं और इस तरह से इशारा करते हैं। तो इसका मतलब शब्द अपना काम कर रहा होता है, शब्द अपनी यात्रा छोड़ता नहीं है। ये मैं प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी से लगातार 1.5 घंटों तक बात करता रहा। वैसे मैं हर समर वेकेशन में जाता था, ग्रीष्मावकाश में, तो मैं उनसे मिला करता था। यह मेरा रूटीन का पार्ट था। और मैं जब जाता था दरभंगा तो हमारे जो साले साहब हैं प्रवीण जी, वो मुझे छोड़ देते थे उनके घर, वो चले जाते थे, फिर मैं फ़ोन करता था कि आ जाइए, तो ले जाते थे। इस प्रकार से बहुत सारी चर्चाएं होती थी। मैं कहूँगा तो अनंत काल तक यह समाप्त नहीं होगा। जैसे कहा है महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं कि इंद्र जैसा छात्र हो और बृहस्पति जैसे गुरु हो तो नौ चांतम जगामा जो कहा है, तब भी पार नहीं पाया, तब भी अंत या अनंत, शास्त्र तो अनंत है। तो उनके साथ मैं लगातार 1.5 घंटों तक बात की। और जब मैं आया अम्बाला अपने घर, तो एक आर्टिकल लिखा हुआ था, शब्द भर्तृहरि मते शब्द स्वरूपम, उसको मैंने फाड़ा और 17 पृष्ठों का वो लेख तैयार किया। क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान देने के लिए प्रकारांतर से उन्होंने उद्वेलित किया और मुझे कहा कि सर्वम शब्देन भासते कथम, सभी शब्दों से ही क्यों उद्भासित होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जब उन्होंने कहा, जो मैंने तर्क दिए, उनको कई अंग्रेजी साहित्यों का भी की चर्चा भी मैंने की कि व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज मीनिंग एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द टू, उन दोनों का संबंध क्या है, अर्थ क्या है, शब्द क्या है, उन दोनों के बीच कौन सा ऐसा संबंध है। ये जो बातें शास्त्रों में कही गई है, तो उनका कई भाषाओं का मैंने सहारा लिया और उनको मैंने बताया। यद्यपि उनको सब पता था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, बहुत आनंदित हो रहे थे। तो इस प्रकार से बाद में फिर लगातार मेरा उनसे चर्चा चल ही रही थी कि बीच में मैं उन गुरु माता को भी प्रणाम करता हूँ। प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी के जो धर्म पत्नी थी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो दृश्य आज भी मुझे याद है कि उन्होंने मुझे इशारा किया। चूँकि मैं पूर्वाभिमुख बैठा था, वो पश्चिम दिशा में मेरे सामने सामने बैठे थे और पीछे में से इशारा किया उन्होंने, उनकी श्रीमती जी ने, कि देखिए। और मैं देखा पीछे मुड़ करके, तो दरभंगा के एक डॉक्टर थे, यदि मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर CM झा थे, वो चंद्रमोहन झा, वो बैठे हुए थे उनको रूटीन चेकअप करने के लिए। तब फिर मैंने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप समाप्त करते हैं अपनी बातों को, लेकिन हम दोनों की वार्ता से व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज मीनिंग एंड व्हाट इज द रोल ऑफ साउंड, जब हम कहते हैं कि कोई शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के बाद वह शब्द कहाँ चला जाता है, वह शब्द विलीन होकर के अर्थमय हो जाता है। वर्ड कन्वर्ट्स इनटू मीनिंग। जैसे दही, दूध दही में परिवर्तित होता है, उसी तरह से शब्द बोलने के बाद फटता है, स्फोट होता है, विस्फोट, और वह शब्द फूट करके अर्थमय हो जाता है। फिर उसको आप शब्द को अर्थ कहते हैं। तो इसीलिए इसमें नहीं जाना चाहता आज, तो चूँकि प्रोफेसर जयमंत बाबू के ऊपर मुझे बोलना है, तो लेकिन चर्चा का जो माध्यम था, चर्चा जो हम दोनों के मध्य चलती रही, वो इसी पर था। क्योंकि मैं उनको बताया भी कि भर्तृहरि विवर्तवादी भी थे, वो विवर्त भी मानते हैं, और वो विवर्त के बाद, और इस प्रकार से कहते हैं वो कन्वर्ट कैसे होता है,
तो इस प्रकार से वो दोनों प्रकार से वो मानते थे। भर्तृहरि तो विवर्तवादी भी थे। तो इस प्रकार से शब्द दर्शन के ऊपर में बातचीत चली। फिर डॉक्टर झा जो एक बैठे हुए थे, जो मेरे पीछे बैठे थे, जो मुझे पता भी नहीं था, वो कह रहे थे मैं पिछले 30 मिनट से, आधे घंटे से मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हमें भी पता नहीं था कि ये साउंड का रोल क्या होता है और साउंड का रोल किस प्रकार से शब्द और अर्थ को, शब्द जब बोलता है बोलने वाला तो कैसे अर्थ मय हो जाता है, कैसे वक्ता जो कुछ बोलता है श्रोता के पास कैसे वह संप्रेषित होता है। तो इस प्रकार से आप तो आवर्त और विवर्त की जो कहानी है वो कहते थे हमें नहीं पता था। तो इस प्रकार से शब्द दर्शन के ऊपर लगभग 1.5 घंटों तक बातचीत हुई। वो तो उन्होंने इशारा किया कि डॉक्टर उनकी चेकअप करने आए थे, फिर भी उनको, प्रोफेसर मिश्र को कोई इस चीज़ का गम नहीं था। वो तो चूंकि देख रहे थे, लेकिन उनको उनसे ज़्यादा चिंता वो गुरु माता जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने मुझे इशारा किया। तो इस प्रकार से महामना थे और बहुत बड़ा उनका विशाल उनका साहित्य का क्षेत्र है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसका मैं एक बार दोहराते हुए समाप्त करूंगा कि आज का मेरा वक्तव्य था प्रोफेसर जयमंत मिश्र की कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि। क्योंकि उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के हरिपुर मजरही गांव में जन्म हुआ था, जहां के जो पुरी के शंकराचार्य हैं उसी गांव से हैं और उनका भी जन्म वहीं हुआ है। और संयोग ऐसा था जिसका मैंने बताया था, मेरी नानी और मेरी दादी भी दोनों उसी गांव से थी और बहुत बड़ा गांव है यह। और इनके बारे में, गांव के बारे में कहा जाता है कि ढंगा हरिपुर 14 टोल, बाट बटोही करे किलोल। इतना बड़ा विशाल गांव है कि लोग घूमते हुए थक जाते हैं। तो उस अस्तु इसमें नहीं जाना चाहता। तो आज प्रोफेसर जयमंत मिश्र जिनका जन्म 1925 में हुआ, जन्म शताब्दी के रूप में मैं उन पर आज विशेष व्याख्यान देकर उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वो बहुत अच्छे विद्वान थे, मैथिली के साहित्य के, संस्कृत के, हिंदी के, और नेपाल में जाकर के उन्होंने उस पर भी काम किया क्योंकि कई वर्षों तक वो नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में रहे। यद्यपि वो मूल रूप से बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर थे, लेकिन बीच में वो 1952 में ही उन्होंने 52 से 85 तक बिहार विश्वविद्यालय में रहे और बीच बीच में वो वहाँ भी जाते रहे त्रिभुवन विश्वविद्यालय में 1963 से 69 तक, फिर जून 72 से जून 75 तक। ये भारतीय सहयोग मिशन जो एक अभियान था उसके तहत वो काठमांडू नेपाल में भी त्रिभुवन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और ढेर सारी कृतियां हैं उनकी, और एक एक कृति पर मैं बोलना प्रारंभ करूं तो सारा दिन लग जाएगा, तभी शायद समाप्त न हो। और कई महाकाव्य हैं संस्कृत में, जैसा कि ध्रुव चरित महाकाव्य है, देवयानी चरित महाकाव्य है, उनका भागवत ने पुराण और जो महाभारत पर आधारित बहुत सारे पात्रों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई और लेखनी उनकी चली। चैतन्य चरित महाकाव्य है, कालिंदी परिणय महाकाव्य है, सीता के ऊपर में जैसा कि बताया था कि वहीं का मिथिला के थे, तो मैथिली तो सीता का ही नाम है, मैथिली। जनकात्मजा पर कैसे नहीं लिखते हो, जनक की पुत्री जानकी पर उनका महाकाव्य बहुत ही अनुपम है। और विशेष रूप से महामानव चंपू काव्य जो है उस पर बहुत चर्चा करते थे मेरे साथ। और मैं इतना ऐसा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि जब भी उनके काफ़ी सारी बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन उन्होंने, जो पुरी के शंकराचार्य जो उसी गांव से हैं, उनको प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी का इतना आदर करते थे वो, और वो उन्हीं से अपना पुस्तक का विमोचन करवाया करते थे। और मेरा ऐसा सौभाग्य था कि कार्ड मेरे पास भी आता था, मुझे संदेश भेजते थे कि मेरी पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। यद्यपि प्राचार्य के इस कार्यभार को लिया हुआ था लगभग 18 वर्षों तक, इस चक्कर में मैं जा नहीं पाया, लेकिन उनका स्नेह, उनका प्यार सदैव मुझे प्राप्त होता रहा है। और बताते थे कि कैसे कैसे उन्होंने विमोचन किया, क्या क्या उन्होंने। और कृष्ण चरित महाकाव्य भी लिखा, क्योंकि कृष्ण पर तो लिखना ही था।
और एक बार मैं उनके पास गया मिलने, तो कुछ लिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर झा जी, वो झा जी ही कहा करते थे, मैं उनको कहता था आप मेरे नाम से संबोधन करें, तो वो कहा करते थे मुझे कि आज मैं एक बार उन्होंने कहा कि मैंने कुछ पंक्तियाँ, 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। हमने कहा सुना दीजिए। कहते हैं ऐसा मैं लिखा हूँ को कि हिंदी वालों को लगेगा कि हिंदी में है और है संस्कृत में। तो एक पंक्ति मुझे ध्यान स्मरण आ रही है उनकी, उन्होंने मुझे गा करके सुनाया था। वो कलकंठ भी थे, सुंदर आवाज़ भी थी उनकी, बढ़िया गाते भी थे, ये मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था। और तब उन्होंने मेरे से कहा था कि मुझे उन्होंने बताया कि वो एक पंक्ति याद आ रही है, धीरे, धीरा को संबोधन में धीरे कह करके किया, धीरे चल सखी यमुना तीरे, धीरे चल सखी यमुना तीरे। इस प्रकार से प्रोफेसर मिश्र ने मुझे सुनाई। मुझे केवल एक पंक्ति स्मरण रह गई जिसे मैं सुना रहा हूँ। और महामानव चंपू काव्य जो है उनका, उस पर वो विशेष मुझे कहते थे कि यह मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, मुझे लगती है यह रचना। और महामानव चंपू में, चंपू काव्य बता चुका हूँ कि गद्य पद्य मिश्रितम चंपू, गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य है चंपू है। आज भी चंपू लोग ज़्यादा काव्य नहीं लिख पा रहे हैं। नल चंपू बड़ा पुराना है, नल चंपू और रामायण पर जो है चंपू रामायण, लेकिन इसके बाद ये महामानव चंपू इनका देखने को मिला था। सीता पर भी लिखा, कालिंदी परिणय पर भी लिखा, देवयानी के चरित्र को भी लिखा उन्होंने, और ध्रुव के ऊपर भी लिखा। मदालसा जो महाभारत के महिला पात्र हैं, उन महिला पात्रों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और ऐसे साहित्य और व्याकरण के मर्मज्ञ थे, मैथिली साहित्य के थे, एक अच्छे भाषा वैज्ञानिक थे और विख्यात साहित्यकार थे, विख्यात संपादक थे। बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने संपादन भी किया, एडिट भी करवाया बहुत सारे, जिसका मैं परिगणन करवा चुका हूँ। एक बार और दोहरा करके समाप्त करूँगा कि पुष्प चिंतामणि, अभिलेख, गीत माला, शैव सर्वस्वसार, विभक्त्यर्थ प्रकाशिका, अधिकरण कौमुदी, संस्कृत गद्य संग्रह, संस्कृत लघु कथा संग्रह आदि ग्रंथों पर, और बहुत सारे इनको पुरस्कार मिला। और इनके नाम से पुरस्कार आज भी ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में लिख करके लोग, मैंने बताया था कि लोग प्रतिष्ठित अपनों आपके अनुभव करते हैं। तो आज का ये जो लघु व्याख्यान मैंने जो दिया है, विशेष रूप से अपनी श्रद्धा सुमन, श्रद्धा प्रसून, उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने आज उन व्याख्यान दिया है। उनकी जन्म शताब्दी हो रही है, वर्ष है 15 अक्टूबर 1925 को उनका जन्म हुआ था। और इस संसार से वो 7 सितंबर 1910 को वो चले जाते हैं। मुझे खबर मिली थी कि अब वो नहीं रहे और मुझे अत्यंत दुख हुआ था कि वो अब इस संसार में नहीं रहे। एक और बात कहते हुए समाप्त करूंगा। जब मैंने उनसे आग्रह किया था पत्रों के माध्यम से, और उनसे मुझे संपर्क कराने वाले का नाम यदि नहीं कहूँ तो ये मेरे लिए कृतज्ञता होगी। कार्तघ्नम कदाचित न भवेत, कृतज्ञता कहीं नहीं हो, इसलिए बताना जरूरी है कि प्रोफेसर और विख्यात साहित्यकार, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर विधाता मिश्र उसी कामेश्वर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहे कई वर्षों तक। 8 विषयों से वो शास्त्री और आचार्य और एमए थे, बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे घर को कई बार पावन किया उन्होंने आकर के, प्रोफेसर विधाता मिश्र जी ने। उनके माध्यम से उनका मुझे परिचय हुआ। और तब उनका पत्र प्रथम बार मेरे पास प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी का पत्र आया था गुरुकल्प का, और उन्होंने मुझे कुछ आग्रह किया था जो किसी से कुछ सूचना लेनी थी। तो वहाँ से उनका संपर्क सूत्र बढ़ा। तो मैंने सोचा अब अचानक उसके बाद प्रोफेसर विधाता मिश्र चले गए, उन्हें भी मैं कोटिसा नमन करता हूँ। तब मुझे याद आया कि अब तो गुरुदेव रहे नहीं। तो मैंने फिर अपनी पुस्तक जो प्रथम मेरे प्रकाशित हुआ, तो मैंने प्रोफेसर जयमंत बाबू को पत्र लिख करके
आग्रह किया मुझे इस पर पूर्ववाक लिखने के लिए, फॉरवर्ड लिखने के लिए, अपना आशीर्वचन लिखने के लिए, तो 2 पत्र अलग अलग मिले, एक मैथिली में और एक संस्कृत, एक हिंदी में। तब उन्होंने संस्कृत में भी एक बार पत्र लिखा। कई भाषाओं में मुझे पत्र है, मेरे पास आज भी पत्र है, कई बार मैं फेसबुक पर डाल भी देता हूँ पत्राचारों का उनके साथ। तो उन्होंने एक पत्र में लिखा कि एक तो ऐसे विषयों पर काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत गूढ़ विषय पर आप काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात मैं अवश्य लिख करके भेजूंगा, क्योंकि मैंने आपके गांव में अपनी बेटी भी दी है। उनकी बेटी का विवाह एक का मेरे ही गांव में हुआ है। उनकी बेटियां सभी विदुषी हैं और पिता का पूरा प्रभाव है। तो मैं उनके ऐसे प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी, जो महामानव चंपू के रचयिता थे, सीता चरितम के थे, देवयानी चरितम के थे, और उन्होंने मदालसा चरितम भी लिखा। संस्कृत के साथ साथ मैथिली काव्य पर भी, उनका काव्य संग्रह पर मैंने बताया था पहले ही कि कविता कुसुमांजलि पर उन्हें साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ऐसे लेखक, ऐसे समीक्षक, ऐसे विद्वान और ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे विद्वान को मैं कोटि से नमन करते हुए, चूँकि ऐसे विद्वानों का नाम मात्र से ही जिह्वा पवित्र हो जाती है, तो ऐसे प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नमन करते हुए अपनी श्रद्धा प्रसून, श्रद्धा उनको कुसुम, श्रद्धा सुमन, उनके की श्रद्धांजलि मैं अर्पित कर रहा हूँ। वो जहाँ भी होंगे वो अपने आशीर्वाद अवश्य देंगे, क्योंकि यह भारत भू जो है वह दुनिया में विलक्षण है, जिसे विष्णु पुराण भी बार बार इसे बखान करते हुए विष्णु पुराण भी कहते हैं कि भारत में जन्म लेने का मतलब है कि कई जन्मों के जो पुण्यार्जित फल है, उस फल से ही भारत में जन्म होता है। फिर आगे भी लिखते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है कि सोयं भारत भूमि भागः, जहाँ पर जो है गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग भी भारत की भूभाग का गीत गाते हैं, इनकी प्रशंसा में गाते हैं। ऐसे भारत में जो जन्म लेने वाले सभी श्रद्धेय हैं। और विशेष रूप से आज प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी की जन्म शताब्दी के ऊपर बोलने के लिए मैं आज उपस्थित था, और बहुत ही थोड़े वचनों में उनको गुरुकल्प प्रोफेसर जयमंत मिश्र जी जो बैठते थे, तो बहुत ज्ञान का भंडार, चूँकि मेरे तो एक विद्वान पिता के पुत्र होने के कारण मुझे तो उन पिता से के सानिध्य में बैठकर ज्ञान लेने का तरीका का पता था मुझे, उसका मैंने भरपूर लाभ उठाया उनसे। और अपने लेख को फाड़ करके, जैसे मैंने बताया था कि 10 पृष्ठात्मक को मैंने 17 पृष्ठों में शब्द के स्वरूप को मैंने लिखा था, और जो प्रकाशित हो चुका है। और इस प्रकार से एक साहित्यकार, एक विख्यात साहित्यकार और लेखक, संपादक और महाकवि को मैं कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और काफ़ी देर से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, एक दो तो हमारे सहपाठी हैं। एक विपिन प्रसाद जी भी पटना से हमें दिखाई दे रहे हैं, और पंडित श्याम सुंदर झा जो अम्बाला में ही रहते हैं, मेरे मित्र हैं, हम सब एक ही गांव में जन्मे हैं। और एक लक्की तनेजा जी भी हैं, उन्हें भी शुभकामना देता हूं। और एक विद्वान पिता की जो विदुषी पुत्री हैं, डॉक्टर गायत्री, जो हमारी मैं उन्हें भी पूरा आशीर्वाद देता हूं कि बहुत ही सक्रिय रहती हैं। विद्वान पिता और विद्वान चाचा के भी पुत्र और पुत्री हैं और भतीजी भी हैं। तो ऐसे डॉक्टर गायत्री झा को भी मैं आशीर्वाद देता हूं। जो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, और इससे पहले काफ़ी लोग जुड़े हुए थे बिहार से, उन सबको साधु वचन देते हुए मैं सबको फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज का श्रद्धा सुमन के रूप में प्रोफेसर जयमंत मिश्र जो कुलपति थे, और वहीं पर गायत्री झा जो हैं जुड़ी हुई हैं, उनके पिताश्री भी वहीं थे, कुलपति रहे हैं बाद में। तो जयमंत मिश्र जी के जो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तो इस कारण से मैंने आज
का विषय ही मेरा यही था, प्रोफेसर जयमंत मिश्र की कृतियों पर एक विहंगम दृष्टि। और उनको काल ने 7 सितंबर 2010 में इस संसार से वो चले जाते हैं। हा हंत हंत नलिनीम गजौ जहारा, जो बात कही गई है कि किस प्रकार से रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, एक भंवरा जो था कमल के पुष्प में बंद था, तो उस पर कवि का जो कवि की उक्ति है उसे मैं श्रद्धा सुमन के रूप में दे करके मैं समाप्त करूंगा कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजो जहार। वो कमल पुष्प में जो बंद हो गया था, तो उसको वो सोच रहा था भ्रमरा कि मैं सवेरा होगा, सुंदर प्रभात होगा, मैं निकलूंगा इसमें से सूर्य के प्रकाश से, लेकिन कोई हाथी आया, उसको उखाड़ करके वृक्ष को, उसको कमल को फेंक दिया। तो इस पर बहुत बढ़िया व्यंग है कि हा हंत हंत नलिनीम गजो जहारा। इसी प्रकार से विधाता ने उन्हें इस धरती से ले गए। ऐसे विद्वान कभी कभी इस धरातल पर आते हैं, तो उनका जो शताब्दी है इसके ऊपर मैं उन्हें कोटिशः पुनः प्रणाम करते हुए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, बहुत बहुत धन्यवाद।